अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो ऐसे टाइप के हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ग्लाइसेटेड वर्ड यूज़ किया जा रहा है ग्लूकोज के लिए। इसको दूसरा बोला जाता है HbA1c। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A मतलब एडल्ट। अगर किसी HbA का मतलब क्या होता है, एडल्ट का हीमोग्लोबिन, और 1c का मतलब होता है कि इस एडल्ट हीमोग्लोबिन पे अगर एक कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज लग जाए तो उसको हम बोलेंगे HbA1c। The best marker of long-term control of blood glucose level is the measurement of glycated hemoglobin और HbA1c। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल का कैसा कंट्रोल चल रहा है, कि हमारा जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल में है या नहीं है, उस कंट्रोल को देखने के लिए, मेज़र करने के लिए जो बेस्ट मार्कर होता है लंबे समय तक जो हमें बताता है वो होता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन या फिर HbA1c। When once glucose is attached to Hb is will not remove from the hemoglobin। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो उसके साथ बाइंड ही रहेगा, उससे रिमूव नहीं होगा। It remains inside the RBC till its lifespan which is about 120 days or 4 months। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन हमें पता है कि RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये ग्लूकोज इस हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है तो वो उससे अटैच ही रहेगा। कब तक? जब तक RBC की जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन वो ख़त्म नहीं हो जाती, RBC टूट नहीं जाती, तब तक वो उसी हीमोग्लोबिन से अटैच रहेगा। वो कितने दिन? या तो 120 दिन या फिर 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अटैच विद द एंड टर्मिनल ऑफ वेलाइन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक वेलाइन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है कि यहाँ पे एक तो बीच में कार्बन की एक चेन होती है, एक साइड अमाइनो एसिड का ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जिस साइड में अमाइनो ग्रुप होता है उस साइड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल, और जिस साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो होता है अमाइनो एसिड का सी टर्मिनल। तो ये जो ग्लूकोज है जब ये इस हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? इसके वेलाइन के एन टर्मिनल के मतलब इससे जाके अटैच हो जाएगा। So the glucose molecule is attached with the end terminal of वेलाइन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अटैच हो रहा है एंड टर्मिनल पे। किसके एंड टर्मिनल पे? वेलाइन के एंड टर्मिनल पे, जो कि इसका है हीमोग्लोबिन का है। This test is limited for about 120 days because the lifespan of RBC is about 120 days। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है वो लगभग 120, इसकी जो लिमिट है इस टेस्ट की वो होती है 120 दिन। 120 दिन बाद इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो RBCs होती हैं हमारी वो 120 दिन ही जी सकती हैं, तो जब ये टूट जाएंगी, इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो अपने आप ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अपने आप कम होने लगेगा, राइट। तो इसकी जो लिमिटेशन है इस टेस्ट की वो होती है 120 दिन लगभग। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन की। जब हमने ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को मेज़र कर लिया तो हम उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। मेजरमेंट ऑफ HbA1c यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने कोई पेशेंट है हमारे पास जिसको डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो ट्रीटमेंट करने मतलब मेडिसिन दी और कुछ दिन बाद क्या, पहले उन्होंने HbA1c का लेवल काउंट किया, अगर वो फॉर एग्जांपल 9% आ रहा है, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट के बाद वो ये देखेंगे कि उस 9% से HbA1c कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे नहीं ये पता लग जाएगा कि जो मेडिसिन उस पेशेंट को दी है वो वर्किंग है या नहीं है उस पेशेंट के लिए। सो ये क्या मॉनिटर करने में हेल्प करता है? उसके ट्रीटमेंट को देखने में हेल्प करता है हमारी। और इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर डिटरमाइनिंग द डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और इससे हम पेशेंट की डायबिटिक कंडीशन को भी पता कर सकते हैं कि पेशेंट, इसके मेजरमेंट से हम कि वो पेशेंट डायबिटिक है, नॉर्मल है, या फिर उसको IGT है। HbA1c की जो वैल्यूज़ होती हैं वो परसेंट में नापी जाती है। देखिए अगर किसी पेशेंट का जो HbA1c लेवल है वो 5% आता है, मतलब 5% HbA1c शोज़ अ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर किसी भी पर्सन का 5% HbA1c आ रहा है तो हमें ये बताता है कि उस पर्सन के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल अच्छे कंट्रोल में, कि उसने अपने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको अच्छे से कंट्रोल में कर रखा है।
नेक्स्ट 7% शो एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। 7% अगर आता है तो वो हमें ये बताता है कि हाँ ठीक ठाक कंट्रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल पर। 8% शो इन एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, और 8% अगर आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो अब ठीक ठाक कंट्रोल के अंदर नहीं है ग्लूकोज लेवल, हो सकता है वो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए। 9% और मोर देन 9 वेरी पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर लेवल आ जाता है 9% या फिर 9 से ज़्यादा, तो ये मतलब है कि उस पर बहुत कम कंट्रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, बहुत पुअर कंट्रोल है। We can measure the concentration of glucose in blood through the level of HbA1c। हम HbA1c के लेवल से ब्लड के ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें HbA1c परसेंट के अंदर पता है तो हम उससे mg/dl के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल बनी है, अगर HbA1c लेवल 4% आता है, इसका मतलब ये है कि 4% अगर HbA1c लेवल आ रहा है तो उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो है 68 mg/dl। 5% है तो 97 mg/dl, 6% है तो 126 mg/dl, 7% आ रहा है तो 154 mg/dl, 8% है तो 183 mg/dl, 9% है तो 212 mg/dl, 10% 240 mg/dl, 11% 269 mg/dl, 12% है 298 mg/dl, 13% है 327 mg/dl, 14% इसका वाला 354 mg/dl। अब हमें पता है कि किसी पेशेंट को हम डायबिटिक कब बताते हैं, जब ग्लूकोज का लेवल 200 से ज़्यादा आ जाता है, 200 mg/dl से ज़्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल हो जाता है तो हम उस पेशेंट को डायबिटिक बता देते हैं। इसका मतलब कि अगर लेवल 9 से ज़्यादा जाने लगे या 10 से ज़्यादा चला जाए, इसका मतलब 212 कहाँ आ रहा है, 9% पे 212 आ रहा है, इसका मतलब कि 9% पे 200 से ज़्यादा जा चुकी है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए इसका ये मतलब है कि 9% अगर आ जाता है HbA1c लेवल तो हम उस पेशेंट को बता सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं। Increased level of HbA1c increase the risk of retinopathy, nephropathy and neuropathy। अगर HbA1c का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, 9% से इंक्रीज होता जा रहा है तो उससे क्या होगा कि पेशेंट के अंदर रिस्क बढ़ जाएंगी। किस किस की, रेटिनोपैथी की, मतलब कि उसकी आइज़ में कोई डिजीज़ हो सकती है, नेफ्रोपैथी मतलब कोई किडनी की डिजीज़ हो सकती है, न्यूरोपैथी मतलब CNS के हमें पता है न्यूरॉन्स होते हैं सेल्स, तो हो सकता है उसमें कोई डिजीज़ हो सकती है। तो 3 टाइप की डिजीज़ को ये कॉज कर सकता है। रेटिनोपैथी, पैथी मतलब होता है डिजीज़, रेटिनो मतलब जो रेटिना वो है आइज़ के लिए, नेफ्रोपैथी मतलब नेफ्रॉन्स एंड पैथी मतलब डिजीज़, न्यूरॉन्स मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स एंड पैथी मतलब डिजीज़। अगर डिजीज़ इन न्यूरॉन्स है तो न्यूरोपैथी कहा जाएगा। The level of HbA1c increase 0.1% with every 10 years of age। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारी एज है 20 और जब हमारी एज हो जाएगी 30, तो आज अगर 20 की एज पे हमारा जो हीमोग्लोबिन HbA1c लेवल आ रहा है वो आ रहा है 5%, तो अपने आप ही जब हम 30 ईयर्स के हो जाएंगे तब वो 5.1 हो जाएगा। मतलब 0.1% हर 10 साल की एज में अपने आप बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स मतलब जो बड़े जने हैं, उनका क्या होगा कि जो लेवल होगा HbA1c का वो ज़्यादा होगा देन द यंगर पर्सन। जो छोटे जने हैं उनसे ज़्यादा होगा एल्डर जनों का। इन दिस टेस्ट फास्टिंग सैम्पल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी डन एट एनी टाइम। इस टेस्ट के लिए हमें कोई फास्टिंग सैम्पल की ज़रूरत नहीं होती है, ये टेस्ट कभी भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम RBC के अंदर हीमोग्लोबिन को मेज़र कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कोई फास्टिंग सैम्पल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज HbA1c की किस किस डिजीज़ में, किस किस कंडीशंस के अंदर HbA1c का लेवल इंक्रीज़ आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कंडीशंस देखी है। हमें पता है कि ग्लूकोज का लेवल जनरली किस में इंक्रीज़ आता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। तो अगर उस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो HbA1c का लेवल क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेने से क्या होगा कि उस पर्सन का जो लिवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते मतलब डायरेक्टली HbA1c भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट है फैटी लिवर। फैटी लिवर मतलब होता है लिवर का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना। फैटी मतलब ये होता है कि वहाँ पे हाइपर ट्राइग्लिसराइड का जमा होना, कि अगर हम डाइट के अंदर काफ़ी सारे TG ले रहे हैं, मतलब फैटी डाइट अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि हम उसको इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि हम उसका
इतना अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पा रहे। अगर पूरा डाइजेशन हम फैट का नहीं कर पाएंगे तो फैट क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, लिवर के अंदर डिपॉजिट हो रहा है। उससे क्या होगा, लिवर फैट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिवर फैटी होना स्टार्ट होगा तो लिवर प्रॉपरली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब HbA1c इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिक्रीज HbA1c लेवल, की किस किस डिजीज़ किस मतलब कंडीशंस में HbA1c का लेवल डिक्रीज होगा, कम होगा। तो पहला है सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर वो सारी कंडीशंस आएंगी जिन कंडीशंस के अंदर आरबीसी का काउंट कम होगा या हीमोग्लोबिन काउंट कम होगा, उन कंडीशंस में क्या होगा, HbA1c लेवल अपने आप डिक्रीज आने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, हमें पता है कि इसके अंदर आरबीसीज की शेप चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाता है। जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होगा उतना ज़्यादा HbA1c का लेवल कम होता जाएगा। थैलेसीमिया में भी सेम यही होता है और अक्यूट क्रॉनिक ब्लड लॉस के अंदर भी यही होता है। अक्यूट क्रॉनिक ब्लड लॉस का मतलब है कि बहुत टाइम से कोई ब्लड लॉस हो रहा हो या अचानक कोई ब्लड लॉस हो जाएगा तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। सेम तीनों के जो रीजंस हैं वो यही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HbA1c। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।